नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड चैनल की प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से उसे प्रिफर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिकॉर्ड के प्रत्येक व्यक्तिगत डेटा आइटम को क्या कहा जाता है? ईच इंडिविजुअल डेटा आइटम ऑफ अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड। सो दैट इज आंसर इज ऑप्शन बी, फील्ड। ठीक, फील्ड क्या होते हैं? फील्ड की अगर बात करें तो यह रिकॉर्ड का एक पार्ट होता है जो कि स्पेसिफिक डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, एटसेट्रा। ठीक, बात करें अगर डेटाबेस की तो डेटाबेस यह है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसमें कई रिकॉर्ड्स और फाइल स्टोर होते हैं। ठीक, और अगर कमेंट की बात करें तो कमेंट डेटा के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी या फिर यूँ कहें नोट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज कलेक्शंस ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड। फाइलों के बड़े संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डेटाबेस। ठीक, तो डेटाबेस मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी कई रिकॉर्ड्स का एक संग्रह होता है। बात करें फील्ड्स की तो फील्ड्स डेटा का एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे कि नेम और एड्रेस। रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो फील्ड का वह ग्रुप होता है जैसे कि एक व्यक्ति की पूरी जानकारी। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है तो वह वहाँ रिकॉर्ड्स काम आता है। ठीक, फाइल सिस्टम की अगर बात करें तो फाइल सिस्टम डेटा को फाइल्स और फोल्डर में ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या है? तो यह बहुत ही तेज यानी स्पीड और स्मॉल मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के पास होती है। ठीक है, यह अक्सर इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती है ताकि सीपीयू जल्दी से उसे एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इससे क्या है, स्पीड में एनहेंस होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि कैश मेमोरी जो है वो छोटी मेमोरी है लेकिन बहुत फास्ट काम करती है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कि स्मॉलर है एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज। ठीक, तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड इंडेक्सिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडेक्सिंग के लिए मान्य नहीं है? तो अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की तो यहाँ पर इट स्टोर्स द इंडेक्स फील्ड, राइट। इट स्टोर्स द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नंबर, यह संबंधित रिकॉर्ड नंबर को संग्रहित करता है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि उसे प्रॉपर वे में प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, उसे एक तरीके से सिंक्रोनाइज मैनर में उन्हें स्टोर करना। ठीक, और इट मेंटेन्स द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बिल्कुल दिस इज राइट। एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि इट डुप्लीकेट्स द डेटाबेस। डुप्लीकेट का कोई रोल नहीं होता इंडेक्सिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि डेटाबेस में डेटाबेस फाइल को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। इंडेक्स फील्ड को स्टोर करता है ताकि डेटा जल्दी मिल सके। हर फील्ड के साथ उसका रिकॉर्ड नंबर स्टोर होता है। ठीक है, और डेटा का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखता है। तो ये ऑप्शन ए, बी और सी सही है, डी गलत है। ठीक, नाउ अनदर क्वेश्चन। इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और हार्डवेयर पर चलता है। ठीक है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। कौन? यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यह कंप्यूटर का एक मेन प्रोग्राम होता है। मेन प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाता है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स। ठीक, अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि कोई विशेष काम हो तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड हो गया। ठीक है, एम एस वर्ड। ठीक है, और फ़ोटोशॉप। तो ये क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे स्पेसिफ़िक काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी अदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़। तो ये सब क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि हार्डवेयर पर चलता है और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट बात करते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पर्पस क्या हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है, जैसे कि हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज को सही तरीके से मैनेज करना। बात करें अदर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाना और सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखना। काफ़ी सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर बात करें यहाँ पर इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर, सो वी हैव टू फाइंड मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो अब देखते हैं चारों ऑप्शंस में क्या क्या हैं। तो टू कीप सिस्टम प्रोग्राम एम्प्लॉयड, यानी कि सिस्टम प्रोग्रामर्स को रोजगार देना, ऐसा कोई इसका मुख्य काम नहीं होता है। टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर का अधिकतम कुशल उपयोग करना। तो दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसकी जो एफिशिएंसी है कंप्यूटर हार्डवेयर की, उसको और अधिकता से और कुशलता के साथ कैसे किया जाए, ठीक? तो और प्रोफिशिएंसी के साथ कैसे उसको हैंडल किया जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द टाइम कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले, समय दिखाने के लिए टाइम कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर बात करते हैं सिस्टम टाइम की। सिस्टम टाइम क्या है कि यह कंप्यूटर का जो प्रेजेंट टाइम और डेट है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ट्रैक करता है, ठीक है? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो यूज़ प्रोग्राम्स और फाइल्स के टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करने के लिए होता है। किसका? सिस्टम टाइम का, ठीक? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि समय दिखाने के लिए टाइम कमांड का यूज़ सिस्टम टाइम के किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, विच कमांड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द डिस्क ट्रैक एंड सेक्टर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? यानी फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है कि यह डिस्क को ट्रैक करता है, डिस्क को ट्रैक करता है और सेक्टर में विभाजित करता है, ठीक है? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करता है कौन? फॉर्मेट। जो जिससे कि हम उसे यूजेबल कर सकें, उपयोग के लिए तैयार कर सकें। बात करें एफ डिस्क की, तो एफ डिस्क का मतलब होता है कि यह डिस्क पर पार्टीशन बनाने और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। चेक डिस्क की बात करें, तो चेक डिस्क पर यह डिस्क पर एरर को चेक करने और उसे रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एट्रिब की अगर बात करें, तो यह फाइल्स और फोल्डर्स की प्रॉपर्टीज़, लाइक रीड ओनली प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, राइट ओनली प्रॉपर्टी हो गया, रीड राइट ओनली प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सब जो है प्रॉपर्टीज़ उनको सेट करने के लिए यूज़ होता है कौन? एट्रिब, ठीक? तो यहाँ पर पूछा गया है डिस्क ट्रैक और सेक्टर बनाने के लिए किस कमांड का यूज होता है, तो वो है फॉर्मेट कमांड का, ठीक? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ यू डू नॉट नो द करंट टाइम, विच कमांड डू यू यूज टू डिस्प्ले। यदि आप वर्तमान समय नहीं जानते हैं तो उसे दिखाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, तो यह है टाइम कमांड का हम यूज करेंगे। कैसे? कि यह कमांड का उपयोग जो प्रेजेंट टाइम है उसको शो करने के लिए किया जाता है, ठीक? कॉपी, यह फाइल्स और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए होता है। वेरी की अगर बात करें, तो यह कोई कमांड नहीं है, यह कोई एक तरह से वैलिड कमांड नहीं है, ठीक? और फॉर्मेट जो है, यह डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है, न कि समय दिखाने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू प्रेस। स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे को चुनने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो हमें यहाँ पर टैब को प्रेस करना चाहिए। टैब क्या है कि टैब, अगर हम बात करें स्लाइड की, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन की, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक को चुनने के लिए हमें टैब कुंजी को प्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक? इससे अगले हाइपरलिंक पर फोकस शिफ्ट हो जाता है, ठीक? तो यहाँ पर जो जो भी एक तरीके से स्लाइड शो है उसमें जो एक की स्लाइड शो में एक हाइपरलिंक से दूसरा हाइपरलिंक पर फोकस करने के लिए शिफ्ट करने के लिए टैब की का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें कंट्रोल प्लस के, तो इसका यूज़ हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है, जैसे किसी वर्ड को या फिर कोई इमेज है उस पर लिंक जोड़ने के लिए यूज़ होता है किसका? कंट्रोल प्लस के का यूज़। कंट्रोल प्लस एच की अगर बात करें, तो इसका यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल अगर एच की अगर बात करें, तो इसका यूज जो है वो फाइंड प्लस रिप्लेस, ठीक है? फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है? यानी इस फीचर को खोलने के लिए यूज होता है, जहां आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायल अप इंटरनेट एक्सेस। डायल अप इंटरनेट एक्सेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस क्या चीज़ होती है, अगर हम इसे समझें तो यह इंटरनेट का एक पुराना मेथड है जिसमें कि टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट कनेक्ट होता है। ठीक, इसके लिए एक मॉडेम की ज़रूरत होती है, एक मॉडेम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो कि फ़ोन लाइन से जुड़ करके डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक, और यह कनेक्शन स्लो होता है और एक समय में केवल एक ही कॉल या इंटरनेट एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इट यूटिलाइजेस द एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विसेज, यानी कि यह मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करता है। कौन? डायल अप इंटरनेट एक्सेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशंस व्हाट इज ट्रिगर, यानी कि एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर क्या है। ट्रिगर की अगर बात करें तो एनिमेशन में ट्रिगर वह एक्शन होता है जो किसी एनिमेशन को शुरू करने के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो जैसे ही ट्रिगर एक स्पेसिफिक इंसिडेंट होती है, जैसे क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करना एक तरीके से ट्रिगर है, ट्रिगर इंसिडेंट है। ठीक, यानी टाइमर खत्म होना या फिर यूँ कहें किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, तो तब एनिमेशन एक्टिव हो जाता है। तो यह एक ट्रिगर का जो रिस्पॉन्स है वो होता है। अगर हम बात करें ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो एन एक्शन बटन दैट एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रॉन्ग। एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। सो क्लिक इज अ, यहाँ पर एक कीवर्ड है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिगर का मेन रिस्पॉन्स है, मेन जो रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, वो यही है कि यह स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने के पर एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोवाइड्स ग्रेटर स्पीड देन एवरेज फॉर परफॉर्मिंग मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग करने के लिए औसत से अधिक गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये है वर्क स्टेशन की। तो वर्क स्टेशन क्या है कि यह एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है। कौन? वर्क स्टेशन। ठीक है, जो कि किसी विशेष काम लाइक स्पेसिफिक वर्क जैसे कि डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, तो यहाँ पर वर्क स्टेशन इसका राइट आंसर होगा। बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, तो यह एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ये सब होते हैं। ठीक, बात करें नोटबुक की, तो नोटबुक यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। नोटबुक की अगर बात करें तो यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो लैपटॉप जैसा होता है लेकिन हल्का और छोटा होता है। इसमें बैटरी और स्क्रीन मिलती है जिसमें इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। मतलब जो बैटरी और स्क्रीन है वो छोटी होती है, साइज छोटा होता है, हल्का होता है। ठीक है, जिससे इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक, यानी पोर्टेबल होता है नोटबुक भी। बात करें टेबल पीसी की, तो टेबल पीसी यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें कि टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन। ठीक है, और कीबोर्ड के बिना चलाया जा सकता है। ठीक है, टेबल पीसी को यह आमतौर पर हल्का और बैटरी पर चलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी यानी कि वर्क स्टेशन इज द राइट आंसर। यह एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है जो कि डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और भी कई सारे ऐसे वीडियो एडिटिंग, ऑडियो फॉर्मेटिंग, ये सब जो भी है इनके लिए इनका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। ठीक, तो वर्क स्टेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ अ फोल्डर इंडिकेट्स, यानी कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में किसी फ़ोल्डर के सामने प्लस साइन का मतलब क्या होता है? तो यह एक मतलब होता है द फ़ोल्डर कंटेन्स सब फ़ोल्डर, यानी कि फ़ोल्डर में भी एक उप फ़ोल्डर है। ठीक है? यानी कि यह दिखाता है कि फ़ोल्डर में और भी फ़ोल्डर्स हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं। ठीक है? कौन? प्लस साइन। बात करें अन्य जो एन ओपन फ़ोल्डर, ये नहीं है होता है क्योंकि प्लस साइन का ऐसा कोई रोल नहीं होता। ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आप निम्न में से सभी विधियों से नई प्रस्तुति बना सकते हैं सिवाय किसके? तो ये है क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। बिल्कुल, आप स्टैंडर्ड टूल बार में जा करके वहाँ पर न्यू बटन को क्लिक करके आप न्यू प्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करें ऑप्शन बी की क्लिकिंग फाइल न्यू, तो यहाँ भी राइट आंसर है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी फाइल है वहाँ ऑप्शन उस पर क्लिक करके उसे नया रूप दे सकते हैं, यानी कि नई फाइल खोल सकते हैं।
क्लिकिंग फाइल ओपन, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बिकॉज जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो भी कंटिन्यूस पे भी चल रही है फाइल, या फिर हम जिसे ओपन करना चाहते हैं स्लाइड को, ये उसके लिए यूज़ होता है, ना कि नई फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक। और प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब ये भी राइट है, क्योंकि इसमें भी इसके थ्रू भी कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके हम जो भी फाइल है नई फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। या यूं कहे कि दूसरी जो नई फाइल क्रिएट हो जाती है कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन ऑन कॉल्ड आर कॉल्ड। प्रस्तुति में यानी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ट्रांजिशन। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन, ठीक है। ये क्या होते हैं कि यह एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में बदलने के प्रभाव होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लर इफेक्ट हो गया, ब्लर इफेक्ट, ठीक है, फेड इफेक्ट, जो भी हैं ऐसे काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन में आते हैं, ठीक। बात करें अगर एनिमेशन की, तो यह स्लाइड में जो भी वस्तुएं जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं लाइक टेक्स्ट, इमेज, उनको दिखाने या उनको हाइड करने के लिए दिए गए इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फेड इन या फिर स्लाइड इन, ठीक। कस्टम एनिमेशन की अगर बात करें तो यह एनिमेशन के पर्सनल इफेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट होते हैं एनिमेशन के जिन्हें आप खुद से सेट कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड, डायरेक्शन, टाइम। और प्रेजेंट एनिमेशन की अगर बात करें तो यह एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, सॉरी, प्रेजेंटेशन, वो तो ट्रांजिशन होता है, ठीक है। प्रेजेंट एनिमेशन क्या होता है कि यह एक प्रकार का कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है, यानी कि कोई वैलिड इसकी वैलिडिटी नहीं है इसमें स्लाइड प्रेजेंटेशन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर देयर हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन EX ASCII, X ASCII एंड EBCDIC कोड्स रेस्पेक्टिवली। यानी X ASCII और EBCDIC कोड्स में क्रमशः कितने बिट्स होते हैं? तो अगर बात करें EX ASCII, तो यह ASCII का विस्तार है, किसका? ASCII का एक कह सकते हैं वाइड फॉर्म है, जिसमें कि 8 बिट कोड होते हैं, 8 बिट कोड होते हैं। यानी कह सकते हैं हम 256 वर्णों तक, यानी अल्फ़ाबेट्स 256 वर्णों तक, यानी वर्ड्स तक, ठीक है। या फिर यूँ कहें एक प्रॉपर डिजिट तक होते हैं, ठीक है। हिंदी में इन्हें कहते हैं वर्णों वर्णों तक, ठीक है। तो इनका यूज़ एक स्पेसिफिक और जो भी अदर लैंग्वेजेस है कि उनके वर्णों को कवर करने के लिए, उनके अक्षरों को कवर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यह आस्की के 7 बिट कोड से अधिक कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। कौन? EX आस्की, ठीक है, एक्सटेंसिबल आस्की कोड, ठीक। बात करें EBCDIC की, तो EBCDIC जो है यह IBM द्वारा विकसित 8 बिट कोड सिस्टम है। एक्सटेंसिबल आस्की कोड भी 8 बिट कोड सिस्टम है, कोडिंग सिस्टम, और EBCDIC भी 8 बिट कोडिंग सिस्टम है, जिसका यूज़ मेनली जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम्स, उसमें होता है, ठीक है। तो यह आस्की से अलग होता है और कुछ विशेष कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द विच ऑपरेशन द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस व्हाट द प्रोग्राम इज टेलिंग द कंप्यूटर टू डू। तो किस प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण इकाई यह निर्धारित करती है कि प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या करने के लिए कह रहा है? तो यह है ऑप्शन सी, यानी कि डिकोड। डिकोड एक प्रोसेस है जिसमें कि सीपीयू सीपीयू जो है प्राप्त जो भी रिसीव किए हुए आदेश को समझता है। सीपीयू के पास जो भी ऑर्डर आता है उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है। कौन? सीपीयू। तो ये एक प्रोसेस कौन सी है? डिकोड प्रोसेस है। बात करें फैच प्रोसेस की, तो यह वह प्रोसेस है जिसमें सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से प्राप्त करता है, ठीक है। फैच तो क्या है? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी जो भी आदेश होते हैं उनको मेन मेमोरी से रिसीव करता है। और डिकोड करने का मतलब क्या होता है कि जिसमें सीपीयू उन जो भी प्राप्त आदेश हैं, जो भी प्राप्त इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको समझता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है। एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है। कौन? डिकोड प्रोसेस, ठीक। बात करें एग्जीक्यूट की, तो यह वह प्रोसेस है जिसमें सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को चलाता है और रिजल्ट क्रिएट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट। और अर्थमेटिक के बारे में अगर बात करें तो यह कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रोसेस है जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जैसी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी गणितीय क्रियाएं होती है, ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोचेस होती हैं, उनको यहाँ पर किया जाता है अर्थमेटिक प्रोसेस के द्वारा, ठीक।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डिकोड प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट्स, यानी सभी कंप्यूटर क्या निष्पादित करते हैं? तो सभी कंप्यूटर जो हैं वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे, कि अगर बात करें कि बेसिक जो लैंग्वेज होती है उनको कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो यह मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है, और इनको इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो उसी आधार पर की जाती है। ठीक है, जिसे हम मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक, तो सभी कंप्यूटर का जो एग्जीक्यूशन है वो लर्निंग मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम से के संबंध में होता है। ठीक है, के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रोग्राम विच इज रिटन ओरिजिनली बाय प्रोग्रामर इज क्लासिफाइड एज, प्रोग्राम जिसे मूल रूप से प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया हो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर इज इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? ये वे प्रोग्राम होते हैं जो कि यूजर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि गेम्स, चैटबॉट, चैटबॉट्स। ठीक है, ये सब क्या है? इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये वे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रोग्रामर के द्वारा लिखे गए हों। ठीक है, लिखे जाते हैं और डायरेक्टली क्या है, यूज़र से कांटेक्ट करते हैं, यूज़र से एक तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये तो इंटरेक्टिव हो गया। अगर बात करें मशीन कोड की, तो मशीन कोड क्या है कि यह सबसे एक लो लेवल का कोड है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा सीधे समझा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो मशीन कोड को ही समझता है। ठीक, और यह 0-1 में होता है। कौन? मशीन कोड। ठीक है, 0-1 में। बात करें ऑब्जेक्ट कोड की, तो यह कंपाइल्ड कोड है। क्या है? कंपाइल्ड कोड, कंपाइल्ड कोड। ठीक, जिसे मशीन के द्वारा सीधे समझना और एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन यह पूरा प्रोग्राम नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रोग्राम जिसे मूल रूप से प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया हो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे होता है सोर्स प्रोग्राम। यह क्या होता है कि यह वह प्रोग्राम होता है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज सी जैसे कि सी, जावा, इनमें लिखते हैं ना, तो उन प्रोग्राम्स को वो होते हैं सोर्स प्रोग्राम, और जिसे क्या है, कंपाइल किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? कंपाइल किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैपटॉप वॉज इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबॉर्न। तो लैपटॉप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि बनाया गया था? ये था, मतलब इन जो ये जो एडम ऑसबॉर्न नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं इनके द्वारा बनाया गया था। लैपटॉप का आविष्कार हुआ था 1981 में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन डिज़ाइन किए, वे कौन-कौन से हैं? वे है एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। इन दोनों इंजन की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन डिज़ाइन किए थे। कौन-कौन से? एक तो एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन की। नेक्स्ट बात करते हैं। टैबुलेटिंग मशीन फॉर सेंसस वाज डिजाइंड बाय, तो एक तरीके से ये जनगणना करने के लिए जो टैबुलेटिंग मशीन होती है वो किसने डिज़ाइन की थी? ये की थी हरमन होल्ड्रिथ ने, एच हरमन होल्ड्रिथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, यानी कि ईएमसीसी। यानी ईएमसीसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, जबकि एनालिटिकल इंजन के बारे में हमने बात की थी, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। डिफरेंस इंजन की हमने बात की थी, ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस है, और एनिएक भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक, अगर बात करें एनालिटिकल इंजन की, तो यह चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसे किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। ठीक है, डिफरेंस इंजन की अगर बात करें तो यह भी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और इसका उद्देश्य जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिक रूप से करना था। किसका? डिफरेंस इंजन का। एनईए की अगर बात करें तो यह एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1940s में विकसित हुआ था। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल है वो कैलकुलेशन के लिए किया गया था। और ईएमसीसी ये क्या है? यह एक पुरानी कंपनी है जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन यह किसी भी कंप्यूटर का नाम नहीं है। तो ईएमसीसी इज द राइट आंसर, दैट इज दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The which address uniquely identifies a host on the internet? So this is logical address uniquely identifies
यूनिकली डिफाइंस अ होस्ट ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर होस्ट को विशिष्ट रूप से परिभाषित करने वाला पता कौन सा है, वो है लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या चीज़ है कि यह इंटरनेट पर होस्ट का यूनिक एड्रेस होता है। क्या? होस्ट का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है? यूनिक एड्रेस जिसे आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। आईपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक तरीका का एड्रेस होता है। यह इंटरनेट पर डेटा के ट्रांसमिशन को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, ठीक। बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल यह नेटवर्क कार्ड या डिवाइस का एक स्टेबल एड्रेस है, जैसे जिसे हम मैक पता कहते हैं, ठीक है? मैक एड्रेस लाइक एम ए सी यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक। तो ये इसका रेस्पॉन्सिबल वर्क है, ठीक। यानी फिजिकल जो एड्रेस है वो ये होता है मैक एड्रेस के तौर पर। बात करें लॉजिकल की, हमने बात की थी। और पोर्ट की अगर बात करें, तो पोर्ट यह नेटवर्क पर एक स्पेसिफिक सर्विस या एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एच के लिए पोर्ट होता है, ठीक है? एच के लिए जैसे पोर्ट AC, ठीक, पोर्ट 80, ठीक। तो ऐसे। और स्पेसिफिक एड्रेस की अगर बात करें, तो यह कोई ऐसा वैलिड नेटवर्क टर्म नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन, चार्ट को एडिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम कर सकते हैं डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो एडिटेशन वो है रिस्पॉन्स, वो ओपन होगा, ठीक है? या फिर आप कैसे भी करके उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि डबल क्लिक करके चार्ट को संपादित किया जा सकता है, यानी कि एडिट किया जा सकता है, ठीक। और ट्रिपल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, ये कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वॉज डेवलप्ड बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी? तो ये कौन से डिवाइस को खोजा गया था, इनके द्वारा बनाया गया था? यह है आईसी चिप, ठीक है? आईसी चिप यह एक स्मॉल साइज की चिप होती है, जिसमें कि सैकड़ों या हजारों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और इसका यूज़ प्रोसेसर्स और जो भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक? यह कंप्यूटर और जो भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक? टेलीग्राफ की अगर बात करें, तो टेलीग्राफ यह एक पुराना कम्युनिकेशन रिसोर्स है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करके जो मैसेजेस हैं उनको सेंड किए जाते हैं, ठीक। और माउस की अगर बात करें, तो माउस आप जानते ही हैं कि यह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है? इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आईसी चिप जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है? आईसी चिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The what created a model called the open system interconnection which allows diverse system to communicate? यानी कि किसने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नामक एक मॉडल बनाया जो विभिन्न प्रणालियों को संवाद करने की अनुमति देता है? तो ये है आईएसओ ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें ओएसआई की, तो ओएसआई होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है? ठीक। और IEEE होता है क्या? यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है उनको स्पेसिफाई करता है, निर्धारित करता है, लेकिन ओएसआई मॉडल का निर्माण नहीं करता है। ANSI, ठीक है? ANSI का मतलब क्या होता है? यह एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस है जो कि कई तरह के स्टैंडर्ड को स्थापित करती है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, OISO, ठीक। क्या नाम बताया मैंने? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ। वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा को दर्ज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सेल, ठीक है? सेल।
ये एक्सेल होती है, ठीक है? यह एक्सेल वर्कशीट की एक तरीके से फंडामेंटल यूनिट है और जहाँ पर आप डेटा जैसे कि नंबर और कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है? उनको दर्ज कर सकते हैं, ठीक? यह एक रो यानी कि पंक्ति और एक कॉलम को इंटरसेक्शन होता है, ठीक है? ये कोई अगर रो है, ठीक है? जैसे कि ये रो है, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक? ये सेल है, ठीक है? जहाँ पर आप कोई भी डेटा को दर्ज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक? तो यहाँ पर नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। टैब की अगर बात करें तो टैब एक वर्कशीट का वह पार्ट होता है जहाँ पर डिफरेंट शीट्स यानी कि शीट 1, शीट 2 के बीच स्विच कर सकते हैं, लेकिन डेटा दर्ज करने की जो है वो ये इकाई नहीं है, ठीक? बॉक्स की अगर बात करें तो बॉक्स यह एक्सेल की कोई एक वैलिड यूनिट नहीं होती। और रेंज की अगर बात करें तो यह एक्सेल में क्षैतिज के रूप में डेटा का एक सेट होता है, यानी हॉरिजॉन्टली एक डेटा का सेट होता है जिसमें अलग-अलग कॉलम्स होते हैं, तो ये एक तरीके से रो होती है, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हाट लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड द यूजर सपोर्ट लेयर्स? तो व्हिच इज़ द लेयर नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूजर सपोर्ट लेयर को जोड़ती है? कौन जोड़ती है ये? नेटवर्क लेयर सपोर्ट और उसको जोड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है कि यह ओएसआई मॉडल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का एक चौथा लेयर होता है। कौन सा? फोर्थ लेयर होता है। तो यह नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर के बीच का डेटा जो ट्रांसफर होता है को उसको सुनिश्चित करता है, ठीक? तो यह डेटा को सही तरीके से भेजने और रिसीव करने की जिम्मेदारी निभाता है। बात करें अगर नेटवर्क की तो यह ओएसआई मॉडल का थर्ड लेयर है। क्या है? थर्ड लेयर है होता है, ठीक है? जो कि डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करता है, लेकिन यह ट्रांसपोर्ट और यूजर सपोर्ट लेयर्स को नहीं जोड़ता है। बात करें डेटा लिंक की तो यह ओएसआई मॉडल का सेकंड लेयर है, ठीक है? सेकंड लेयर जो कि डेटा के सही तरीके से ट्रांसफर को डिफाइन करता है, ठीक? और सेशन की अगर बात करें तो यह ओएसआई मॉडल का फिफ्थ लेयर है। कौन सा? फिफ्थ लेयर, ठीक? जो कि एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, ठीक? तो यहाँ पर हमने बात की थी ओएसआई मॉडल के कुछ लेयर्स की। अगर हम देखें कि ओएसआई मॉडल की, तो यहाँ पर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं टोटल। इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, इसमें टोटल कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती हैं, जो कि नेटवर्किंग के जो भी विभिन्न कार्यों को डिफाइन करती है, ठीक? इन लेयर्स को सबसे नीचे से ऊपर तक समझते हैं, ठीक है? सबसे जो नीचे से ऊपर तक समझने के लिए हमें जो लेयर की जो अरेंजमेंट होता है, वो कौन-सा होता है? एक तो होता है सबसे नीचे से ऊपर, सबसे नीचे-नीचे कौन-सा होता है? फिज़िकल लेयर, ठीक है? फिर आता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। मैं एक बार इनको शॉर्ट में लिखता हूँ जिससे कि इनको और समझने में आसानी हो, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है फिज़िकल लेयर, सेकंड पर आता है डेटा लिंक लेयर और थर्ड नंबर पर आता है नेटवर्क लेयर, फोर्थ नंबर कौन-सा आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ पर आता है इसको ऐसे लिखते हैं फिफ्थ पर, ठीक है? फिफ्थ पर आएगा आपका सेशन लेयर और सिक्स्थ पर आएगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ पर आएगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक? तो अगर हम बात करें फिजिकल लेयर की, जो कि सबसे फर्स्ट, तो ये सबसे निचली लेयर होती है। कौन? फिजिकल लेयर। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। फिजिकल लेयर सबसे निचली लेयर होती है, ठीक है? जो कि डेटा को बाइनरी यानी कि 0 या 1 में चेंज करके नेटवर्क में भेजने का काम करती है। यह केबल्स, हब्स और अन्य जो भी हार्डवेयर्स हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। बात करें फिर सेकंड जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर की। तो यह लेयर डेटा के जो एरर फ्री ट्रांसफ़र को सुनिश्चित करती है। यह नेटवर्क डिवाइस जैसे कि नेटवर्क कार्ड उनको जोड़ने और डेटा को पैकेट्स में बाँटने का काम करती है, ठीक? नेटवर्क लेयर की अगर बात करें तो यह लेयर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का काम करती है। तो यह आईपी एड्रेस का यूज़ करती है और राउटिंग का काम करती है, ठीक? ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें टीएल फोर्थ लेयर की, तो यह लेयर एक तरीके से डेटा को के सही तरीके से भेजने और प्राप्त करने को सुनिश्चित करती है, ठीक है? कि डेटा सही तरीके से रिसीव हो रहा है और सेंड हो रहा है और यह डेटा को छोटे-छोटे हिस्सों में यानी सर्विसेज में बाँटती है और इन हिस्सों को पुनः जोड़ देती है, ठीक? सेशन लेयर की अगर बात करें
तो जो कि फिफ्थ लेयर है। तो यह लेयर एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश और उसको कंट्रोल करती है। इसका काम होता है डेटा के एक्सचेंज के दौरान जो भी कम्युनिकेशन का मैनेज करना, ठीक। और सिक्स स्टेप पर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो यह लेयर डेटा को उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है जिसे एप्लीकेशन आसानी से समझ सके। यह एनकोडिंग, डिकोडिंग और डेटा फॉर्मेटिंग का काम करती है, ठीक। और फिर बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो यह सबसे ऊपरी लेयर होती है जो कि यूज़र एप्लीकेशन से जुड़ी हुई होती है। इसका काम होता है यूज़र को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जैसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल एटसेट्रा, ठीक। तो हम कह सकते हैं ओएसआई मॉडल को 7 लेयर्स में बांटा गया है ताकि नेटवर्क के विभिन्न कार्यों को आसानी से समझा और लागू किया जा सके, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर इज द राइट आंसर के लेयर नेटवर्क सपोर्ट, लेयर नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर्स को कौन सी जोड़ती है, ठीक है। तो यह ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर, ये जो नेटवर्क लेयर देख रहे हैं ये वाली, और सपोर्ट लेयर ये वाली, इनको जोड़ती है, ठीक है। कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि चौथी स्टेप पर है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं the layer coordinates the layer coordinates the function required to transmit a bit। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर सॉरी द लेयर कोऑर्डिनेट द फंक्शन रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो व्हाट लेयर भौतिक माध्यम पर बिट स्ट्रीम को प्रसारित करने के लिए आवश्यक कार्यों का समन्वय करती है। तो ये कौन सी है? ये है फिजिकल लेयर की। कैसे? बात करें अगर फिजिकल लेयर की, तो यहाँ पर तो ये सबसे नीचे की वाली लेयर होती है। कौन सी? फिजिकल लेयर, ठीक है। और जो कि बिट स्ट्रीम, जैसे कि कह सकते हैं बिट स्ट्रीम का मतलब होता है जीरोज या वंस, ठीक है। इनको फिजिकल मीडियम जैसे कि वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, इनसे क्या है प्रसारित करती है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो यह भी हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यह लेयर डेटा के सही तरीके से सेंड करने और रिसीव करने का काम करती है, लेकिन यह बिट स्ट्रीम को फिजिकल मीडियम पर प्रसारित नहीं करती। नेटवर्क लेयर की अगर बात करें, तो यह लेयर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का काम करती है। डेटा लिंक की अगर बात करें, तो यह लेयर डेटा के एरर फ्री ट्रांसफर को सुनिश्चित करती है, लेकिन ठीक है, लेकिन यह केवल नेटवर्क डिवाइसों के बीच काम करती है, ठीक। और फिजिकल लेयर के बारे में हमने बात की थी कि यह सबसे लोअर लेयर है जिसमें कि बिट स्ट्रीम लाइक जीरोस और वंस को फिजिकल मीडियम जैसे कि तार, फाइबर ऑप्टिक्स जो भी है, इन सब के माध्यम से प्रसारित करती है, एक्सपेंड करती है, ठीक, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स आर द विच सपोर्ट लेयर्स। तो ये कौन सी सपोर्ट लेयर है? यानी कि फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये कौन सी सपोर्ट लेयर है? तो ये है नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स होती हैं, क्योंकि ये नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसपोर्ट और रूट करने का काम करती हैं, ठीक है। अगर बात करें यूज़र की, तो यह लेयर्स यूज़र के लिए काम नहीं करती। यूज़र सपोर्ट लेयर एप्लीकेशंस और सेशन लेयर होती हैं, ठीक है, जो कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन कंट्रीज कॉमनली कॉल्ड। देशों के बीच डेटा प्रवाह को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो। ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो क्या होता है? तो यह वह प्रोसेस होता है जिसमें कि डेटा को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, ठीक। तो यह देशों के बीच डेटा के एक्सचेंज को, यानी उसका आदान प्रदान को दर्शाता है, जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। और अगर ऑप्शन ए की बात करें, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, यानी कि आईआईएस की अगर बात करें, तो यह होता है एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है जो कि विभिन्न देशों के बीच डेटा और सूचना का आदान प्रदान करता है, लेकिन यह डेटा को एक्सपेंड करने, यानी कि प्रवाह को सीमा पार डेटा प्रवाह, यानी कि ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो के रूप में नहीं जाना जाता, ठीक। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा। ईडीआई की अगर बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा का एक्सचेंज करने में मदद करती है, ठीक।
और बात करें आउटसोर्सिंग की, तो आउटसोर्सिंग में वह प्रक्रिया होती है, यानी वह प्रोसेस है जिसमें कंपनियां अपनी सर्विसेज या फिर कोई अन्य फंक्शंस हैं उनको अन्य देशों या जो कंपनी है उनको देती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो कि आपके ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज पर नजर रखता है? तो यह स्पाईवेयर। क्या होता है? ये स्पाईवेयर होता है। तो यह स्पाईवेयर क्या है कि यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर बिना आपकी जानकारी के काम करता है और आपकी ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज होती है उन पर निगरानी करता है। यह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने और उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, बात करें बैकस्पोक सॉफ्टवेयर की, तो बैकस्पोक सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे विशेष रूप से किसी कंपनी या व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जाता है। ठीक, तो यह आपके ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी नहीं करता है। बात करें कस्टम सॉफ्टवेयर की, तो कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यह भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो विशेष रूप से जो किसी यूजर की जरूरतों के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन यह ऑनलाइन एक्टिविटीज की निगरानी के लिए नहीं बना है। ठीक, बात करें ट्रैवल वेव की, तो ट्रैवल वेयर यह सॉफ्टवेयर या जो भी ट्रैवल जो प्लानिंग्स हैं और संबंधित कार्य हैं उनके लिए होता है, जैसे कि ट्रिप बुकिंग, यात्रा मार्ग आदि। तो यह ऑनलाइन एक्टिविटीज को निगरानी नहीं करता है। ठीक, उन पर सर्विलांस नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, स्पाईवेयर। द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो ये हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटीज़ के बारे में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेन जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, जिसे हार्डवेयर का मैनेजमेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना होता है। सिस्टम यूटिलिटीज़ की बात करें तो यह यूटिलिटीज़ छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम की देखभाल, उसको मेंटेनेंस और उनको सुधार करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डीफ्रैगमेंटेशन। ठीक है, डीफ्रैगमेंटेशन या फिर बैकअप, ये क्या होते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज की, तो प्राइमरी मेमोरी इससे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यूटिलिटीज़। यहाँ पर बात करें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम यूटिलिटीज़ की हमने बात की थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यह यूज़र के काम को पूरा करने के लिए होते हैं और किसी भी स्पेसिफाइड वर्क को करने के लिए, हैंडल करने के लिए एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक, तो जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउज़र। ठीक है, या फिर जबकि सिस्टम यूटिलिटी जो हमने देखा कि ये सिस्टम की देख-रेख के लिए यूज़ होते हैं। बात करें प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज की, तो यह हार्डवेयर से रिलेटेड है, न कि सॉफ्टवेयर से। ये कंप्यूटर की मेमोरी को और डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी से रिलेटेड है। बात करें द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये हमने बात की थी इनकी, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following may be necessary for you to do after you install new application software। तो नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको निम्न में से कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ सकती है? तो ये है ऑप्शन डी, डू अ वार्म बूट, यानी वार्म बूट करें। इसका मतलब क्या है? वार्म बूट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है, नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में अक्सर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की नीड होती है ताकि नया सॉफ्टवेयर सही से काम करना शुरू कर सके। बात करें द टर्न द कंप्यूटर पावर स्विच ऑफ एंड टेक बैक ऑन, तो यह सही विकल्प नहीं है। आमतौर पर नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में कंप्यूटर को बंद और फिर से चालू करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप वहाँ पर केवल वार्म बूट कर सकते हैं। बात करें डू ए कोल्ड बूट, तो कोल्ड बूट क्या होता है? तो कोल्ड बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को पूरी तरीके से बंद करके फिर से चालू करना, लेकिन नए एप्लीकेशन सॉफ्ट इंस्टॉल करने के लिए यह जरूरी नहीं होता है। प्रेस शिफ्ट एल्ट प्लस डेल, तो एक तरीके से यह कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो कि आपके कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं POST। POST का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
यह एक कंप्यूटर का एक इनिशियल टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय ऑटोमेटिक रूप से चलता है। यह टेस्ट यह डिफाइन करता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। जब आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले यह टेस्ट होता है जिसमें सीपीयू, रैम, ठीक है, कीबोर्ड या फिर जो भी अन्य ज़रूरी हार्डवेयर है उनकी टेस्टिंग की जाती है। अगर कुछ भी गलत होता है तो कंप्यूटर बीप साउंड के ज़रिए आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में इंडिकेशन देता है, ठीक? अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में समझें इसे तो पीओएसटी का काम होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आपका कंप्यूटर सही तरीके से शुरू हो सके और यदि कोई हार्डवेयर में समस्या हो तो वह आपको अलर्ट कर सके। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि वेरीफाइज दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये सिस्टम क्लॉक ये मदरबोर्ड का पार्ट होता है, तो यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह कंप्यूटर के जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए जो टाइम है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक? और कनेक्टर की अगर बात करें कनेक्टर की, तो कनेक्टर जैसे कि यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, ठीक है, पावर कनेक्टर और आदि ये जो भी है ये आम तौर पर मदरबोर्ड पर होते हैं, लेकिन ये मदरबोर्ड के मेन कंपोनेंट नहीं होते, ये सिर्फ कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि ये मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है, बल्कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं मदरबोर्ड से। बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू का मतलब होता है, सीपीयू मदरबोर्ड का एक मेन कंपोनेंट है, क्योंकि यह कंप्यूटर का क्या है, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है? ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क है और सारी प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो यहीं से होता है। चिपेस्ट चिपसेट की अगर बात करें तो चिपसेट भी मदरबोर्ड का हिस्सा होता है जो कि सीपीयू और अन्य कंपोनेंट के बीच ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। तो कनेक्टर्स का राइट आंसर हो जाएगा कि ये मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह एक तरीके से आउटर कनेक्टिविटी के लिए होता है। कौन? कनेक्टर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज पर क्या लाभ है? तो यहाँ पर सबसे जो मेन बेनिफिट है वो देख लेते हैं। इजी टू यूज़, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं हम कि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के मुकाबले वो यूज़ करने में बेहद आसान होती है, क्योंकि इसमें कुछ जो भी ह्यूमन रीडेबल यानी कि पढ़ने योग्य जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जै वो सब एक तरीके से कैपेबल हो सकते हैं, वो अच्छे से समझ में भी आते हैं, ठीक है? जबकि मशीन लैंग्वेज में केवल बाइनरी कोड कौन सा 0 या फिर 1 ही चलता है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल असेंबली लैंग्वेज को समझना भी आसान होता है, क्योंकि इनमें नामों और जो भी संक्षिप्त शब्द होते हैं, ठीक है, ब्रीफ वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, जो ये मशीन लैंग्वेज के बाइनरी कोडिंग से कहीं ज़्यादा समझने के लिए कैपेबल है। ईज़ी टू मॉडिफाई, बिल्कुल असेंबली लैंग्वेज में कोड को मतलब एक तरीके से अमेंड करने के लिए संशोधित करना एक आसान होता है, क्योंकि यह इंस्ट्रक्शंस और कोड के बीच में एक स्पष्ट रिलेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक? जो कि मशीन भाषा में सीधे बाइनरी कोड को बदलना मुश्किल होता है, जबकि ठीक मशीन लैंग्वेज में क्या है कि हम एक तरीके से सीधे बाइनरी कोड को चेंज करना बहुत टीडियस हो जाता है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा बेनिफिशियल होती है समझने की दृष्टि से, यानी मॉडिफाई करने की दृष्टि से। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, ठीक? यानी कि असेंबली लैंग्वेज के सारे लाभ होते हैं, यानी कि उपयोग करना और समझना और उनको संशोधित करना, ये सब आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ ए वायरलेस मीडियम दैट सेंड्स डेटा थ्रू द एयर और स्पेस। तो एक वायरलेस माध्यम का उदाहरण जो हवा या अंतरिक्ष के माध्यम से डेटा भेजता है, ये क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स एक वायरलेस मीडियम है जिसका यूज़ एयर और स्पेस के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये ठीक है, ये स्पेस है, तो यहाँ से वायरलेस जो माइक्रोवेव्स हैं इनके माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करना किया जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका यूज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए रेडियो, ठीक है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जो भी अन्य वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें देखा जा सकता है माइक्रोवेव्स को। बात करें फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, तो यह एक वायर्ड मीडियम होता है जिसमें कि डेटा लाइट के रूप में ट्रांसमिट होता है। किसके रूप में? अगर बात करें फाइबर ऑप्टिक्स की, तो डेटा जो है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है
और यह एयर या फिर स्पेस के माध्यम से डेटा नहीं भेजता। तो ऑप्शन ए राइट गलत आंसर होगा। कोएक्सियल केबल की बात करें तो यह भी एक वायर्ड मीडियम है जिसका यूज डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। और ट्विस्टेड पेयर की अगर बात करें तो यह भी एक वायर्ड मीडियम है जो कि दो तारों के बीच में एक तरीके से डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। और बात करें माइक्रोवेव्स की तो हमने इसको देखा कि यह वायरलेस मीडियम होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल इट विल, यानी कि अगर एक मेमोरी चिप वॉलेटाइल है तो यह क्या करेगी? तो यह आपको लॉस इट्स कंटेंट्स इफ करंट इज टर्न ऑफ, यानी करंट बंद होने के पर जो भी सामग्री है उसको खो देगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वोलेटाइल मेमोरी चिप अपनी जानकारी को केवल तब तक रखती है जब तक उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। जैसे ही पावर ऑफ होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद होगी, उसमें स्टोर डेटा खो जाएगा। इसका एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को आप ये देखिए, आप अगर आप कंटिन्यू वे में इसको देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है। केवल आपको फोकस्ड माइंड से उसको समझने की नीड होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से आप इत्मीनान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट माइंड से देखिए और उसी में ही आपको उसका आंसर छिपा हुआ मिल जाएगा, ठीक। बात करें अगर ऑप्शन ए की कि एक्सप्लोड टू हाई टेम्परेचर, तो ये नहीं है क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी जो है वो हाई टेम्परेचर पर फट नहीं जाएगी, लेकिन यह अपनी जो सामग्री है उसको खो सकती है या खराब हो सकती है, ठीक है। तो यह सही नहीं होता। और बात करें ऑप्शन सी की बी यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज ओनली, वोलेटाइल मेमोरी का जो यूज है वो डेटा स्टोरेज के लिए तो होता है, लेकिन यह केवल तब तक रहती है जब तक कि पावर चालू हो। इसके बाद में इसकी जानकारी चली जाती है, ठीक। बी यूज टू बोथ रीड एंड राइट डेटा, तो यह सही है, ठीक है। यह कुछ हद तक सही है, ठीक। क्योंकि जो डेटा है वर्चुअल मेमोरी उसका यूज़ डेटा को रीड करने और राइट दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो तब तक रहता है जब तक पावर चालू हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे कि अगर मेमोरी चिप वोलेटाइल है तो क्या करेगी, तो यह जब तक पावर है तब तक रहेगा, वरना फिर अपने डेटा को जो है वो लूज कर देगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर द विच विच सपोर्ट लेयर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ये है यूजर सपोर्ट लेयर। तो सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स ये सब क्या हैं, यूजर सपोर्ट लेयर्स हैं, क्योंकि ये सीधे यूजर के साथ इंटरेक्ट होती हैं, ठीक है। इंटरेक्ट करते हैं और उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये यूजर को नेटवर्क सेवाओं का यूज करने में हेल्पफुल करते हैं। बात करें अगर नेटवर्क की, तो नेटवर्क लेयर जैसे कि डेटा लिंक, फिजिकल और नेटवर्क लेयर ये सब क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। जबकि सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर ये यूजर के साथ जुड़ती है, ये तीनों, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Excel, this is pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculations. यानी एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला है जो कि जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। कौन सा? यह है फंक्शन, यानी कि फंक्शन एक प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बनाता है। एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं जैसे कि सम, ठीक है, एवरेज, AVERAG ये सब कैपिटल में होते हैं, ठीक है। एवरेज, काउंट, काउंट एटसेट्रा, जो कि बिना किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के सीधे यूज किए जा सकते हैं। बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू किसी सेल में डाला गया डेटा या संख्या को दर्शाता है, लेकिन यह किसी भी कैलकुलेशन के लिए प्री रिकॉर्डेड शॉर्टकट नहीं है। बात करें डेटा सीरीज की, तो डेटा सीरीज एक डेटा सेट, क्या एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, डेटा सेट या फिर डेटा पॉइंट्स की एक तरीके से सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, ठीक है। और फंक्शन हमने बात की थी। और फील्ड की अगर बात करें तो फंक्शन फील्ड जो एक प्रकार का डेटा का पार्ट होता है, ठीक है। फील्ड जो है डेटा का एक पार्ट होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्किट दैट इश्यूज सिग्नल्स एट ए रेगुलर इंटरवल्स, निम्न में से कौन सा सर्किट नियमित अंतराल पर सिग्नल जारी करता है, तो ये है ऑप्शन बी क्लॉक, ठीक है। क्लॉक की अगर बात करें
तो ये एक सर्किट होता है, क्या होता है? एक सर्किट होता है जो कि कंटिन्यूअस टाइम ड्यूरेशन पर सिग्नल को जारी करता है, जिसे सिस्टम टाइमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में क्लॉक सिग्नल की मदद से प्रोसेसर और जो भी और अन्य जो भी कंपोनेंट है उनको सही समय पर काम करते हैं, ठीक है? जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो सही समय पर काम करते हैं क्लॉक की वजह से, ठीक? बात करें ऑप्शन ए की सर्किट बोर्ड, तो यह क्या है? एक फिजिकल प्लेट है। सर्किट बोर्ड क्या है? एक तरीके से ये फिजिकल प्लेट होती है, ठीक है? जो कि जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, ठीक? और सर्किट कार्ड की अगर बात करें, तो यह भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, ठीक है? जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं। और गेट्स की अगर बात करें, तो गेट्स डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं क्या? एक तरीके से डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है? जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको या फिर कोई भी इंडिकेशन है, उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये सिग्नल नियमित अंतराल पर जारी नहीं करते हैं। ये काम कौन करता है? क्लॉक करता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हिच लेयर एस्टैब्लिशेस, मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइजेस द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, यानी कि कौन सी लेयर संचार करने वाले उपकरणों के बीच में इंटरेक्शन को स्थापित बनाए रखती है और सिंक्रोनाइज करती है? तो यह है सेशन लेयर। सेशन लेयर कैसे करती है कि सेशन लेयर का काम होता है कम्युनिकेशन करने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस को स्थापित करना, बनाए रखना और सिंक्रोनाइज करना। तो यह दो उपकरणों के बीच में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए एक सेशन बनाती है। क्या बनाती है? एक सेशन क्रिएट करती है, ठीक है? नाम में ही इसका छुपा हुआ है, सेशन क्रिएट करती है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए या फिर उसे व्यवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, तो ट्रांसपोर्ट जो है, ये लेयर का जो मुख्य कार्य होता है वो डेटा को सोर्स से अपने गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन, कि जो भी डेटा है उसको सोर्स से और उसका जो डेस्टिनेशन है वहां तक सिक्योर रूप से उसे पहुंचाना होता है। लेकिन यह संचार करने वाले जो भी उपकरण है उनके बीच में इंटरेक्शन को स्थापित या फिर सिंक्रोनाइज नहीं करता है। ऑप्शन सी वैसे तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक? नेटवर्क लेयर की अगर बात करें, नेटवर्क, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो डेटा जो है वो पैकेट्स के रूप में होता है, डेटा पैकेट्स को, ठीक है, सोर्स और जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में रूट प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है? रूट करना होता है, ठीक? सेशन की हमने बात की थी। और फिजिकल लेयर की अगर बात करें, तो यह इस लेयर का काम जो है केवल डेटा को बाइनरी रूप में 0 या फिर 1 के रूप में ट्रांसमिट करना होता है, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमेशंस कैन नॉट बी डन इन द पावर पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन सी एनिमेशन पावर पॉइंट में नहीं की जा सकती? तो ये है बुलेट लिस्ट रिवील्ड ऑन बुलेट पॉइंट एट ए टाइम, ये कर सकते हैं। क्लिप आर्ट फ्लाई इन द फ्रॉम द बॉटम, ये भी कर सकते हैं। टेबल रिवील्ड रॉ बाय रॉ, ये हम क्या है पावर पॉइंट एनिमेशन पावर पॉइंट में नहीं कर सकते। क्यों? एक्चुअली क्या है, ये सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। कौन? टेबल रिवील्ड रॉ, टेबल पंक्ति दर पंक्ति प्रकट होना, ये क्यों नहीं? क्योंकि पावर पॉइंट टेबल को पंक्ति दर पंक्ति प्रकट करने के लिए, यानी कि टेबल रिवील्ड रॉ बाय रॉ अगर रिवील करने के लिए कोई स्पेसिफिक एनिमेशन प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप टेबल के लिए अन्य एनिमेशन जैसे कि अपीयर या फिर फेड देखें, अपीयर देखें या फिर फेड देखें, ठीक है, फेड एटसेट्रा, इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पंक्ति दर पंक्ति या रो बाय रो या फिर यूँ कहें रो बाय रो प्रकट करने का जो भी कोई विकल्प है वो इसमें नहीं होता है पीपीटी में, ठीक? पीपीटी एनिमेशन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर ए और बी को देखें, तो ए और बी में एनिमेशन पॉइंट संभव होता है। कैसे? बुलेट सूची और जो भी बुलेट पॉइंट है वो एक समय प्रकट हो सकता है, ठीक है? क्लिप आर्ट फैमिली भी ये भी होती हैं। जैसे कि अगर आप क्लिप आर्ट को विभिन्न एनिमेशन प्रभाव के साथ देखा सकते हैं, जैसे कि फ्लाई इन एटसेट्रा। और चार्ट रिवील्ड बाय सीरीज, तो यह भी एक एनिमेशन पावर पॉइंट में पॉसिबल है। आप चार्ट को जो भी प्रत्येक सीरीज के अकॉर्डिंग प्रकट कर सकते हैं, ठीक है? वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड? तो यहाँ पर एंटर की यूज की जाती है। एंटर की का यूज जो भी सेलेक्टेड कमांड है उसको चलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक? जैसे अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो सेलेक्टेड कमांड या ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है और वो फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक?
बात करें शिफ्ट की, तो शिफ्ट की का यूज आमतौर पर अन्य जो कीज हैं, अदर कीज है, उनके साथ मिलकर शिफ्टेड कैरेक्टर या फिर कमांड को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक। और टैब की अगर बात करें तो टैब की का यूज मुख्य रूप से कर्सर को अगले फील्ड में विकल्प या फिर क्या है ऑप्शन में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक। और CTRL कंट्रोल की अगर बात करें तो कंट्रोल की का यूज भी अन्य जो भी कीज हैं उनके साथ मिलकर के किसी स्पेसिफाइड कमांड्स या फिर शॉर्टकट्स को चलाने के लिए यूज होता है। लेकिन यह सीधे तौर पर जो भी चयनित आदेश हैं, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड कमांड है उसको चलाने के लिए यूज नहीं होता। यहाँ पर एंटर कीज का यूज एंटर किया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। तो ये है यूनिवैक कंप्यूटर, यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक मतलब होता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, दुनिया का पहला एक जो व्यावसायिक कंप्यूटर था, जो कि यह 1951 में जो कस्टमर्स के लिए पेश किया गया था, और इसका जो यूज़ व्यावसायिक कार्यों जैसे डेटा प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। तो यह कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ उस टाइम, और जो भी इसका जो उपयोग है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें हुआ करता था। ठीक, तो यूनिवैक इसका राइट आंसर होगा। एनईए की अगर बात करें फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, पहला एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर रहा है। ठीक है, लेकिन ये व्यावसायिक कंप्यूटर नहीं रहा, ये डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? एनईएक। एडवेक की अगर बात करें, अच्छा एनईएक की जो ये बना कब था, ये 1940s में विकसित हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर बात करें 1940s में, तो उस टाइम वर्ल्ड वार में इसका यूज़ हुआ था, यानी सैन्य उद्देश्य के लिए सैन्य उद्देश्य में कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया गया था एनईएक का। एडवेक की अगर बात करें, तो एडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है इसके फुल फॉर्म? एडवेक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यह भी एक प्रकार का इनिशियल कंप्यूटर है, जैसे एनईएक्स से कुछ समय बाद विकसित किया गया था। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, और एडसेक की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये भी क्या है? ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण कंप्यूटर था। ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए इसका यूज़ नहीं होता, यूनिवैक था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय कक्ष की सामग्री को दिखाता है? तो यह है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार की अगर बात करें तो वह फील्ड होता है जो स्क्रीन के ऊपर होता है। इसमें जो भी एक्टिव सेल की होती है उसका जो कंटेंट है वो दिखाई देता है फॉर्मूला बार में। ठीक है, और अगर आपने जैसे एक्सेल खोलेंगे आप, तो आपको फॉर्मूला बार वहाँ ऊपर दिखाई देगा, जिसमें जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सेल में, तो उसकी एक्टिविटी वहाँ पर आपको शो होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप किसी भी सेल को चुनते हैं तो वह सेल फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, चाहे वह सेल में कोई डेटा हो या कोई फॉर्मूला हो। ठीक है, तो यह जो सेल के अंदर और बाहर दोनों की कंटेंट को देखने के लिए यूज होता है। बात करें एक्टिव सेल की, तो एक्टिव सेल वह सेल होता है जिसे प्रेजेंट में आपने चयन किया है। ठीक है, और जिसमें डेटा या फॉर्मूला डाला जा रहा है या फिर डाला जाता है। ठीक है, और वह इस सेल में दिखाई देता है, लेकिन यह कक्ष के भीतर की सामग्री को दिखाने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कौन? एक्टिव सेल। ठीक, बात करें मेन्यू बार की, तो मेन्यू बार वह फील्ड होता है जहां पर जो भी डिफरेंट डिफरेंट विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू आदि। तो यह एक्टिव सेल की जो कंटेंट है उसको नहीं दिखाता है। ठीक, नेम बॉक्स की अगर बात करें तो नेम बॉक्स वह क्षेत्र होता है जहां पर कक्ष का नाम जैसे कि A1, B2 एटसेट्रा ये दिखता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। द पर्पज ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज टू। एक डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानना, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। यहाँ पर ही ये जो प्राथमिक कुंजी, इसके इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। यानी कि एक तरीके से जो प्राइमरी की का यूज़ हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तरीके से प्राइमरी की का यूज़, मुख्य उद्देश्य जो है वो डेटाबेस में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक, तो यह सुनिश्चित करती है कि हर रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिफायर्स होना चाहिए, जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके। ठीक,
तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस प्रिंटर प्लेसेस ऑन एन इमेज ऑन अ पेज विदाउट फिजिकली टचिंग द पेज। यानी कि यह प्रिंटर पृष्ठ पर छवि रखता है बिना पृष्ठ को शारीरिक रूप से छुए। तो ये कौन सा प्रिंटर है? यह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, यानी इम्पैक्ट नहीं छोड़ता कोई भी अपना। ठीक, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो कि जो भी फर्स्ट जो पेज है उनको फिजिकली रूप से टच किए बिना प्रिंट करते हैं। ये लेजर लेजर ठीक है, इंकजेट या फिर थर्मल थर्मल प्रिंटर हो सकते हैं। ठीक है, लेजर हो सकते हैं, इंकजेट हो सकते हैं, थर्मल प्रिंटर हो सकते हैं। ये कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, सॉरी लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर क्या होता है? एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि पेज पर सटीकता से इमेज नहीं रखता, बल्कि यह एक लाइन में डेटा को प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो यह फिजिकली रूप से उसको टच करता है और प्रेशर डाल करके इमेज या फिर टेक्स्ट उनको प्रिंट करता है। ठीक, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो और बात करें एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो ये क्या होता है? ये एक पृष्ठ को जो पेज है उसको फिजिकल रूप से छूता है, टच करता है और जो भी इमेज या फिर टेक्स्ट उनको डॉट्स द्वारा प्रिंट करता है। कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, अगर हम बात करें कुछ प्रिंटर्स की, मान लीजिए प्रिंटर के बारे में बात करते हैं, तो ये कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रिंटर जो भी फिजिकल रूप से टच करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये मशीन का यूज़ दबाव डालने यानी प्रेशर डालने के लिए करते हैं और पेज पर इमेज या फिर टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, इसके नाम में ही पता चल रहा है इनसे कि ये प्रिंटर्स, इनमें पेज को छुआ नहीं जाता यानी टच नहीं किया जाता। इन प्रिंटर्स में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर शामिल होते हैं और यह फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही प्रिंट करते हैं और हाई क्वालिटी वाले प्रिंट प्रदान करते हैं। ठीक, बात करते हैं तीसरा आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये केवल एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं और मेनली ये बड़े पैमाने पर डेटा प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं और यह भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। बात करें जो अन्य प्रिंटर की, वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि हाई क्वालिटी वाले प्रिंट प्रदान करते हैं। ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पेज पर जो भी इमेज है उसको प्रिंट करते हैं। एक आता है इंकजेट प्रिंटर। 1 सेकंड गाइस। एक आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट, ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि इंक को, जो भी हमारी इंक होती है उसको बूंदों के रूप में जो पेज है उस पर छोड़ा जाता है और यह अच्छे रंगीन प्रिंट यानी कलरफुल प्रिंट और छोटे आकार में प्रिंट करने के लिए होते हैं, आइडियल होते हैं। फिर आता है एक थर्मल प्रिंटर, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और जो कि पेज पर गर्मी का यूज़ करके प्रिंट किया जाता है, थोड़ी सी हीट दे करके उसको प्रिंट करवाया जाता है। आमतौर पर जो भी रसीद प्रिंटर और लेबल प्रिंटर, इसमें इनका यूज़ होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये दोनों मेनली कैटेगरी ये दो टाइप की होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर तो वो कौन से होते हैं? जो पेज को छूते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जो कि पेज को नहीं छूते, जैसे कि इंकजेट और लेज़र। ठीक है, लेज़र इंकजेट वगैरह। ठीक, तो ये रहा आपका जो भी टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस, कंप्यूटर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका पार्ट 3। आगे के पार्ट ऐसे ही आते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट बेनिफिशियल लगता हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने आप को यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट जो कि फुल्ली 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, उनसे अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।